बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखो सुनो जानो पाकिस्तान का सबसे आला प्लेटफॉर्म है करंट अफेयर्स के लिए, हिस्ट्री के लिए। ऐसा काम कहीं नहीं हो रहा, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। अगर आपने देखना है तो हम ये मवाजना कर सकते हैं कि देखो सुनो जानो बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसके अहम तरीन मेंबर हसनैन हैदर साहब आज हमारे साथ हैं। फैसल वलाइद साहब को तो आप देखते रहते हैं, लेकिन उनकी टीम के जो अहम तरीन मेंबर हैं, मेन रिसर्चर हैं, वो हसनैन हैदर साहब हैं। आज हमने उनको तकलीफ दी है कि ईरान इसराइल जंग पर ये हमें बताएं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, वॉर हिस्ट्री के ये समझें पीएचडी हैं, पीएचडी से भी ज़्यादा आगे की चीज़ हैं ये। और मैं इनसे सीखता रहता हूँ, गाइडेंस लेता रहता हूँ, अपनी वीडियोस के हवाले से पूछता रहता हूँ कि जब खास तौर पर इस तरह वर्ल्ड वॉर्स के बारे में या दुनिया में जो जंगें चल रही हैं या रशिया यूक्रेन की बात हो, तो इन्हीं से हम फिर गाइडेंस भी ले रहते हैं। तो हमने कहा कि आज इनको आपके सामने लेकर आते हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ इनके फैसल वलाइद साहब भी कर चुके हैं। तो हमने कहा कि वो जिस तरह होता है ना कलाम शायर बज़ुबान शायर, तो बजाय इसके कि उसामा गाजी आपको इनसे पूछकर बताए, इन्हीं से सुन लेते हैं कि क्या क्या हकीकतें हैं इस वक्त इस जंग की। हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे पता है कि आप मसरूफ़ भी होते हैं, अभी भी आपको जाना है और एक लाइव आपने करना है देखो सुनो जानो प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो अभी ईरान इसराइल की जंग है, पहली चीज़ मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ना वो ये है कि जब ये सारी सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त फैसल वलाइद साहब से भी बात हुई थी और वो जियो ने भी उनका एक क्लिप लगाया था खुद। हालांकि फैसल साहब ने एग्जैक्ट वो जुमला नहीं बोले, जियो ने खुद से लगा दिया कि अब ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा कि अमेरिका, उसके इत्तेहादी अरब मालिक वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोगों ने बड़ा कहा देखिए जी फैसल वलाइद ने क्या बात कर दी है। अच्छा, उसके बाद मुझे भी है थोड़ा सा हुआ कि यार वाकई ये तो इसराइल ने तो उनकी टॉप ब्रास ही सारी उड़ा दी है। लेकिन अब जब हम देखते हैं इतने दिन हो गए हैं तो हर हमले के बाद एक हमला ईरान करता चला जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वाहिद फैसल वलाइद पाकिस्तान में वो बंदा था जिसने पहले दिन ये कहा कि रिएक्शन होगा, ये इतना आसान नहीं है जितना समझा गया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, आगे क्या होगा इस जंग का? अच्छा देखें, जो आपने बात की है ना इस सारे हमले की कि इसराइल पे ईरान जो है ना बड़े ज़बरदस्त हमले कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि ईरान जो है वो उसने अपनी पूरी ताकत सिर्फ इसराइल को सामने रख के ही डेवलप की थी कि मैंने इसराइल से जंग करनी, क्योंकि मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल उसका नारा था। और शुरू से उसका एक मसला ये रहा है कि चूँकि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस पर पाबंदियाँ थी, उसके हथियारों को रोक दिया गया था, उसको फ़रोख्त करने से हथियार भी रोक दिए गए थे। तो इतना था कि वो अपने इत्तेहादियों से, हता कि वो रूस और चाइना से भी हथियार नहीं ख़रीद सकता था, कोई वेपन नहीं ख़रीद सकता था, अपने दोस्तों से नहीं ख़रीद सकता था। तो ईरान ने शुरू से ये सोचा कि हमने ऐसे वेपन्स डेवलप करने हैं ख़ुद से, जिसको आप कह लें कि सेल्फ सफिशिएंट होना है हमने। तो उन्होंने ऐसे वेपन्स बनाए ताकि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी से हथियार ख़रीदना ना पड़े। तो उन्होंने मिसाइल बनाते गए। आप देखें कि उनकी जो प्रॉक्सीज थी, जैसे हमास, मतलब प्रॉक्सीज नहीं कहना चाहिए कि ये हिज़्बुल्लाह कह लें या जिनको सपोर्ट करते थे, एलाइज थे, ठीक है, हमास और हिज़्बुल्लाह वगैरह, इनको उन्होंने बेसिकली इतने ज़्यादा रॉकेट दे दिए थे, इतने कि उनके पास भी लाखों की तादाद में रॉकेट और मिसाइल और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आप सोचें कि जिसने दिए हैं वो उसके पास कितने मिसाइल होंगे इस पर जवाब देने के लिए। लेकिन अब ये सारा मसला ये था कि ईरान जो है वो अब कब तक इसका जवाब दे सकता है। वो एक दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, हफ्ता दे सकता है। अब ये वो चीज़ें थी जो ईरान के वेपन्स के बारे में एक चीज़ तो आप जहन में रखें कि वो जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है, एक तो ये कि उसके बारे में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह की है, किस नौइयत की है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो जारी नहीं करते। वो लोगों को नहीं बताते कि ये इसमें हमने कौन सी क्या क्या टेक्नोलॉजी, किस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। दूसरा ये होता था कि उनके पास कितनी तादाद है, इसको भी वो खुफिया रखते हैं। यानी हज़ारों बनाए हैं, लाखों बनाए हैं, या मतलब मिलियंस में हैं, यू डोंट नो, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। हालांकि वैसे मुसाद ने उनके बंदे हिट कर दिए, लेकिन तादाद का नहीं पता, तादाद का किसी को नहीं पता कि कितने हैं। वो कभी कभी अपनी वीडियोस में शो करते थे कि जैसे शहरों के अंदर उन्होंने वो ज़ेर ज़मीन एक शहर बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे मिसाइल हैं, हज़ारों की तादाद में लगता है कि जैसे रखे हुए हैं। इस टाइप के वो बना के तो लोगों को मैसेज देते थे कि आप हम पर हमला ना करो। लेकिन अब मसला ये कि हमला होना ही होना था, क्योंकि जो अमेरिका है, इसराइल है, वो उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि ख़ास तौर पे इसराइल का, कि जब वो किसी मुल्क के बारे में ये सोच लेते हैं कि हमने इस पर अटैक करना है, इसके ये हमारा दुश्मन है, तो अल्टीमेटली जंग को वो उसके दरवाजे तक लेकर जाएंगे, लाजमी लेकर जाएंगे। चाहे वो ईरान ने मतलब 79 में उसने ये पॉलिसी अपनाई थी, इनकलाब
ईरान के फ़ौरन बाद कि हम जो है वो अमेरिका और इसराइल के पीछे जाएंगे। तो तब से ही अमेरिका और इसराइल ने भी सोच लिया था कि हम भी इसको तबाह करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होते जाएंगे। तो आप देखेंगे फौरी तौर पे पहले तो इराक से हमला करवाया गया। सद्दाम हुसैन जो थे वो तकरीबन 10 साल वो जंग रही। हाँ, तकरीबन वो 8 साल, तकरीबन 82 88 जो है वो जारी रही। अच्छा, उन 8 सालों में इन्होंने, अमेरिका ने तमाम जो ईरान के हथियार थे, उसके वेपन्स थे, उसकी जो टेक्नोलॉजी जो उसने खुद ही उसको प्रोवाइड की हुई थी, वो सारी इस जंग के अंदर उसने तबाह करवाई। उसके बेहतरीन हथियार तबाह जो शाह के दौर में ईरान के पास, जो शाह के पास इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले उन्होंने वो सारा कुछ खत्म करा। टॉम कैट तैयारे थे, फैंटम तैयारे थे, वो सारे इनको बड़े बेहतरीन तैयारे दिए हुए थे। तो ईरान की जो उस जंग में नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसने अपने तैयारों के स्पेयर पार्ट्स उसको नहीं मिलते थे, तो वो जो पहले से मौजूद तैयारे थे उन्हें तोड़ तोड़ के उनके पुर्जे जो थे वो नए कुछ तैयारों में जिनको वो उड़ा सकता था उनमें नस्ब करके दो। इसलिए हमने देखा कि अभी तक ईरान ने कोई तैयारी नहीं इस्तेमाल किया, उसके पास है ही कुछ उसके नहीं, पास लेकिन मिसाइल है। कुछ पुराने टॉम कैट, कुछ फैंटम थे उसके बाद जो अब वो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हमने तबाह कर दिए, ठीक है, यानी इसराइल बेसिकली कह रहा है कि हमने तबाह कर दिए। इसराइल अमेरिका के इसराइल के एक ही बात है, क्योंकि वो दोनों सारा असला उसी पे रिलाय कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ट्रम्प तो उनके बारे में बयानात भी ऐसे दे रहे हैं ना कि जैसे हम ये जंग लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा कंट्रोल हो गया, तेहरान की स्काइज पे, आसमानों पे हमारा कंट्रोल है, तो अब इसका मतलब यह है कि वो ये कबूल कर रहे हैं कि जंग हम लड़ रहे हैं। तो तब से ये चीज़ चल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान को घेरा गया, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, सब कुछ किया गया। अच्छा, ईरान ने इससे बचने की बहुत कोशिशें की कि इस तरह का कोई हमला ना हो। उसके लिए उसने कुछ मेजर्स लिए, जैसे कि उसने कोशिश की कि मैं बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल ना बनाऊं, क्योंकि बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मतलब था कि अमेरिका को, यूरोप को हिट कर सकता हूं। पहले सबसे पहले तो यूरोप तक पहुंचने थे मिसाइल। तो वो इतना उन्होंने कोशिश की कि हम मिसाइलों की रेंज बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि जैसे वो हज़ारों किलोमीटर के मिसाइल बात करते रहते थे, उससे ये लगता था कि ये तो 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर वाला बनाना इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि दूसरे मुल्कों को इतना वो ना करें। और उसमें ये था कि ईरान हमेशा से ये समझता था कि यूरोप और अमेरिका ये अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। यूरोप के साथ अगर हम बना के रखेंगे कुछ, शायद यूरोप और अमेरिका में कुछ कभी कभी इख्तलाफात भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ईरान ने ना ये बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि जो बेसिकली अमेरिका और यूरोप है ना वो एक है, क्योंकि वो एक वाइट रेस है, एक सफ़ेद फार्म नस्ल है, जिसका वो बेसिकली उनका एक गठ जोड़ है जो उन्होंने नेटो की शक्ल में बनाया हुआ है। तो बेशक जितना मर्जी कहें कि जी ट्रम्प कहे कि जी मैं नेटो से निकल जाऊंगा, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। नेटो कभी, उसका टूटना बहुत मुश्किल है। अगर टूटेगा तो उसकी जगह कोई नया इत्तेहाद वो खड़ा कर लेंगे। तो किसी सूरत भी अलग अलग नहीं होना चाहते। तो अमेरिका और यूरोप एक हैं, और उनको अलग अलग समझने की जिसने भी गलती की है उसने बहुत बुरी तरह से मार खाई है, जैसे कि ईरान खा रहा है। क्योंकि इससे पहले आप देखें ना, ईरान पे जब हमला शुरू हुआ तो बाकी सारे मुल्क जो हैं यूरोप के, वो बेसिकली जो वेस्टर्न यूरोप, बेसिकली तो वेस्टर्न यूरोप, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ये मैटर करते हैं। तो ये सारे मुल्क जो थे वो इसराइल की हिमायत में चले गए। अभी जो G7 की मीटिंग हुई है कनाडा के अंदर, उसमें सारे मुल्क जो थे उन्होंने ये कहा कि इसराइल का राइट है टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है, लेकिन ईरान का राइट नहीं है, दूसरे जो मुल्क हैं उनका राइट नहीं है, सिर्फ इसराइल का राइट है। तो यूरोप को अलग से समझना ईरान की गलती थी, ये मिस्टेक थी बहुत बड़ी उसने की, और उसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। अब जो यूरोप है, यूरोप तो चला गया अमेरिका की साइड पे, और आपको पता है कि अमेरिका ने ही बेसिकली अटैक करना है अब। तो अमेरिका और इसराइल का ये पहले से प्लान था, काफ़ी अर्सा पहले से। जब ये लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे थे, समझ लें कि तब से ही उनका ये प्लान बन चुका हुआ था कि हमने ईरान में वापस आना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक उनकी बड़ी ज़बरदस्त मिलिट्री बेस था। सेंट्रल एशिया, चाइना वगैरह के पास, पाकिस्तान के पास इतनी अहम जगह को छोड़ के जाना बड़ा मिलिट्री लॉजिक से ना बड़ा अजीब लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि आप इतना अहम पॉइंट जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। तो उस वक़्त हालांकि मेरा भी और कुछ दूसरे दोस्तों का भी ये ख्याल था कि ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका वहाँ से जाए, अमेरिका वहाँ पे कुछ बेसिस कायम कर लेगा, कुछ शहरों पे कंट्रोल रखेगा, इस तरह करके कुछ ना कुछ वो अपना कंट्रोल रखेगा। लेकिन हैरत की बात थी कि वो चला गया। तो इस पर बहुत हमने इस पर भी कुछ वीडियोस में कहा भी था, तो उस पर लोगों ने बड़ा हमें ट्रोल किया कि जी देखें अमेरिका जो है वो तो भाग गया। असल में अमेरिका जो भागा था वो अब समझ में आती है कि वो भागा नहीं था, उसने विदड्रॉ किया था इसलिए कि वो दोबारा ईरान में वापस आ सके। लेकिन ईरान में
ग्राउंड ट्रूप्स तो किसी सूरत नहीं वो उतारता नजर आ रहा, या इसराइलिया के कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा। अभी जो इस पर ज़रूर बात कीजिएगा ग्राउंड ट्रूप्स का, या सिर्फ आप समझते हैं वो एक ऐसी रिजीम ले आएगा कि वो बेसिस उनको मिल जाएं, जिस तरह बाकी हम मालिक में, कतर में और जो बहरीन इर्द गिर्द मालिक, या इराक में देख रहे हैं, उन्होंने वो रिजीम चेंज की, अपने बंदे लाए और वहाँ पर बेसिस लेनी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्या अमेरिका भी जो कह रहा है ट्रंप के जी मैं इसको B-52 के ज़रिए, और वो जो बस्टर बॉम्ब है कि सिर्फ उसके पास है कि जो नीचे तक इन्होंने कोई न्यूक्लियर कोई वेपन्स रखी हुई हैं या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं या अपने असला रखा हुआ है, जो कहते हैं पहाड़ों के भी कहीं नीचे 400-500 मीटर के नीचे जाकर उन्हें सुरंगों में 200 फीट तक, कम से कम एक बम जो है वो 200 फीट तक गहराई तक जाता है। तो उसमें वो ये करते हैं कि 200 फीट गहराई पे एक बम मारा, उसके ऊपर दूसरा बम मारा तो वो आगे 400 फीट तक चला जाएगा, उस पर बम मारेंगे तो वो 600 फीट तक चला जाएगा। यानी आप जितना भी नीचे बनाएंगे उसको, जितना भी नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटी को करते जाएंगे, उस पर उतने ही बम मार के उसको नीचे पहुंचता है। जी, वो पहुंचेगा। अजीब टेक्नोलॉजी। और इसमें यह है कि वो B-2 बमबार उन्होंने सिर्फ वही एक तैयार है अमेरिका के पास जो इस बम को ले जा सकता है। तो इसमें 2700 किलोग्राम तक बारूद होता है इसमें तकरीबन, और लेकिन ये वैसे ओवरऑल ये 30,000 पाउंड वजनी है, यानी तकरीबन 13,600 किलोग्राम तक ये वजनी। ये कहते हैं कि नहीं एटम बम नहीं है, लेकिन बारूद के लिहाज से ये सबसे खौफनाक है। इतना बारूद इसके अंदर है, इतना बारूद है। और वो वैसे भी देखेंगे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप बहुत बड़ी, तो वो वैसे नहीं लगता कि ईरान ने कोई बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ बनाई होंगी, तो ऑलरेडी वो इतनी ही बड़ी होंगी, चंद कमरे होंगे या कुछ और इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो मिसाइल उन्होंने अंदर तक रखे हुए हैं और अभी तक वो कर रहे हैं फायर, बल्कि अभी हाल ही में सजील फायर जो उन्होंने मिसाइल वो पहली दफ़ा कहने के जी वो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसराइल को कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि इसराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही अमेरिका ने, कि ईरान यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके मिसाइल आयरन डोम को नाकाम कर सकेंगे और इतने तसलसल के साथ कि वो बार बार वहाँ तक पहुँचाएंगे। असल में ना इसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इसराइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर उसको अपने लोग भी मरवाना पड़े, अपने फ़ौजी भी मरवाना पड़े, अपने शहर भी तबाह करवाना पड़े, तो वो करवाएगा। जब 67 में इसराइल ने ये तय किया था कि हमने हमला करना है अरब कंट्रीज़ पर, तो उन्होंने तकरीबन कोई 9-10 हज़ार कब्रें खोद के तैयार रखी हुई थी कि हमारे इतनी कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं, तो वो ऑलरेडी उसके लिए तैयार थे। हालांकि उनके चंद सौ फौजी उस जंग में मारे गए थे, लेकिन वो पहले से तैयार थे कि यार इतना भी हो जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले उनकी जो 48 वाली वार थी, उसमें जिसको वो अपनी वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन पे बेसिकली कब्ज़ा किया था, उसमें उनके हज़ारों तकरीबन 5-6 हज़ार उनके लोग उसमें मारे गए थे, तो उन्होंने परवाह नहीं की थी। तो उस पर बेन गूरियन जो उनका वज़ीर आज़म था, उसने कहा था कि ये बेसिकली एक नेसेसरी सेक्रीफाइस है। तो वो इतनी सेक्रीफाइस देने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप देखें कि इतने शहर उनके तबाह हो रहे हैं, अगर वो वाकई खौफज़दा होते तो पहले ही हमलों पे बस कर जाते, खामोश हो जाते, लेकिन वो मुसलसल हमले भी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने मीडिया को निकाल दिया वहाँ से, ताकि हमारी जो कवरेज भी है वो ना हो सके तबाही की। लेकिन फिर भी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो इसको बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाना है कि देखो हम तो पहले ही कहते थे कि ईरान बहुत ख़तरनाक है। आप देखेंगे नेतन्याहू एक तबाहशुदा उन इमारतों पे गए और फिर उन्होंने जाके क्या कहा कि जी ये देखें, ये जो तबाही हुई है इससे ज़्यादा हो सकती थी अगर ईरान के पास हथियार होते, तो आप सोचें कि ये तो इराक के बारे में हमने सुना था जी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो कुछ नहीं निकली। अब IAEA कहता है कि अभी उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उस तरफ जा ज़रूर सकते हैं लेकिन अभी नहीं है। तो क्या अमेरिका और इसराइल नहीं रुकेंगे जब तक कि आपको लगता है कि वहाँ रजीम चेंज नहीं हो जाता? क्योंकि पूरे इलाके को तो मलियामेट करने से लेकर पूरा ईरान, और मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर ग्राउंड ट्रूप्स उस तरह से उतारेंगे, सिवाय इसके कि वहाँ पर कोई ऐसा चेंज आ जाए कि इराक की तरह, और फिर वो अपने लोग वहाँ पर ले आएँ कि उन्हीं को बेसिस वो खुद से दे दें। क्योंकि उससे पहले अगर वो लोग उतार देंगे कि जी कोई ग्राउंड ट्रूप्स जाते हैं और वो चेंज करवा सकें, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। और बज़ाहिर ये भी नहीं लगता कि इसके बगैर अभी तक आसार कोई नहीं है कि वहाँ पर जिस तरह आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, उनका जो होल्ड है या जो भी वहाँ पर एक सेटअप है, वो कोई आसानी से चेंज होगा। देखिए, हम अभी इस बारे में एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे का तो शायद जिन लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि हर प्लान भी जो होता है ना वो कामयाब नहीं होता, तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि जो अमेरिका और इसराइल है उनका प्लान क्या है। तो प्लान मुझे ये लगता है
कि जो मैंने अब तक सारा इनके पिछले मतलब 25-30 साल से समझ लें कि हम लोग इसको रीड कर रहे हैं कि कैसे ये ईरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो उससे तो ये लगता है कि इन्होंने रजीम चेंज का पक्का प्लान किया हुआ। ये सिर्फ एटमी हथियारों को वो डिसआर्म करने वाली बात नहीं है, इसके लिए ये कोशिश नहीं कर रहे। इनकी कोशिश ये है कि रजीम चेंज हो, क्योंकि आप देखें कि जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे साबिर शाह के वो भी बार-बार उनके बयानात आ साथ रहे हैं। वो उनके साथ मिलते भी रहे, तस्वीरें खिंचवाते रहे, सब कुछ करते रहे, और उसके साथ उनका जो कह लें कि वो उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोपेगेंडा भी उनके हक में इसराइल ने करवाया। दूसरी बात जो ये थी कि इसराइल जब इस पे ईरान पे उसने अटैक किया पहला, तो उसमें आप देखें कि उसने सारे कमांडर्स को उड़ा दिया। अब कमांडर्स में ना हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर ना 2 फ़ौजें हैं, जी एक उर्तीश है और एक उसकी पासदारान इनकलाब गार्ड। इन दोनों पे एक जनरल स्टाफ होता है जो इन दोनों को डील करता है। तो उस पर जो मोहम्मद बाकरी थे वो उसके मरकज़ी कमांडर थे, तो उन्होंने उस मरकज़ी कमांडर को ख़त्म कर दिया। बेसिकली उन्होंने लिंक तोड़ दिया दोनों फ़ौजों के दरमियान। उसके साथ उन्होंने पासदारान इनकलाब गार्ड के जो सरबराह थे उनको भी ख़त्म कर दिया, ताकि अब बेसिकली वो ये मैसेज दे रहे थे कि अगर नीचे से कोई आर्मी का या कोई भी लीडर ऐसा कोई कमांडर है जो कू करना चाहता है तो उसके लिए मौका है, वो कू कर ले। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ। वो उस और इसी वजह से उस दिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जल्दी इनके लिए ना नया कमांडर लाना मुश्किल होगा, क्योंकि हुकूमत को ये पता नहीं होगा कि यानी उनके जो वफादारी का एलिमेंट है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। उन्हें समझ नहीं आएगी कि इनमें से कौन सा कमांडर जो है वो मिला। क्योंकि ये तो पता है एजेंट्स अंदर ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, एजेंट्स और आपस में ज़ाहिर है दोनों, एक रेगुलर फौज है, पासदार इनकलाब है, उनके दरमियान भी एक चल रहा है कि पता नहीं इनकी तरफ से हो रहा है या उनकी तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, तो वो उनको ना ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने मेरी तवक्को से ज़्यादा रेजिलियंस शो की और उन्होंने पहले ही कमांडर लगा दिए। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि पॉलिटिकली उनको डिस्टेबलाइज करना था। नेतन्याहू ने उसने कहना शुरू कर दिया था कि अवाम जो है वो उठ खड़े हों और इनका तख्ता उलट दें, वो मतलब इस तरह के बयान मिलते जुलते दे रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसी दिन पहले तो अवाम को निकाला। तेहरान में हुकूमत के आमी जो स्टूडेंट्स थे वो जमा हुए, उन्होंने नारेबाजी की, काफ़ी जलसे किए कि जी हमें इंतकाम चाहिए। उसके बाद मिज़ाइल फायर हुए। मिज़ाइल फायर होने के बाद जब वो ख़बर पहुंची तेहरान में, तो वहाँ पे लोग चौकों में, चौराहों में इंतज़ार कर रहे थे कि जी कैसे अटैक होगा तो हमें खबर मिलेगी। और ख़बर मिली, उन्होंने फिर खुशियाँ मनाई और इस तरह से वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो स्टेबिलिटी थी, वक्ती स्टेबिलिटी, वो रजीम को मिल गई, यानी ईरानी हुकूमत को मिल गई वक्ती स्टेबिलिटी और उसने अपने आप को मजबूत कर लिया। अब इनका जो नेक्स्ट प्लान है जी आगे वो ये है कि यानी अमेरिका वगैरह का, जब उन्होंने देखा कि ये इस तरह तो नहीं बात बन रही, तो उन्होंने कहा कि हमले तेज़ करो। अब हमलों को इस हद तक पहुँचाओ कि इकॉनमी इनकी बर्बाद हो जाए, फ़ौजें बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो जब इतना कुछ हो जाता है तो फिर फ़ौज का और हुकूमत का जो कंट्रोल है मुल्क पे वो ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे जब इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होगा, रोज़ बमबारी होगी, तो हो सकता है कि लोग किसी तरह से तंग आ जाए। तो अभी तक उनकी कोशिश है कि लोग ही उठ खड़े हों। अब ये देखें कि इसराइल, लेकिन उसमें ये भी मसला होता है कि हाँ, लोगों को ज़्यादा बराह रास्त टारगेट नहीं करना, उस सभी लोग मैं वही कहने लगा हूँ कि इसराइल आप देखें कि वो किलर है। वो जब फ़लस्तीनी पे हमला करता है तो एक दिन में सैकड़ों लोगों को भी मारता है, हज़ारों लोग। लेकिन ईरान से अभी तक उस लेवल की कैजुअल्टीज़ की खबरें उस तरीके से नहीं आई कि वो मुसलसल टारगेट, मतलब उसने टारगेट किया, ऐसा नहीं कि उसने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हज़ारों बमबारी किया है, हॉस्पिटल पे बमबारी किया, लेकिन इस तरह अभी भी वो ना ऐसे लगता है कि जैसे वो ना कारपेट बॉम्बिंग टाइप नहीं है। हाँ, कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर रहा, पूरी बिल्डिंग है वो बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि अवाम जो है वो अवाम पे ये तासर ना जाए कि बेसिकली हम उनके खिलाफ हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अवाम तो उनके साथ अपनी हुकूमत के साथ हो जाएंगे। तो ये फिर वो पहलवी को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके साथ है जो हमें मार रहे थे। बिल्कुल। ठीक। तो अब ये सारा ईरान के पास क्या रास्ता है? देखिए, ईरान के पास तो मुझे लगता है कि अब उसके रास्ते बहुत कम। अब उसका बचने का चांस जो है ना, जो गवर्नमेंट है ना, असल में गवर्नमेंट के लिए ना 2 ऑप्शन होती हैं जो इसराइल पसंद करता है। या तो ये है कि आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं उसके आगे, कंप्लीट सरेंडर जो ट्रंप भी कह रहे हैं। कंप्लीट सरेंडर का मतलब ये है कि आप अपनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो दूसरे मुल्कों में उनको डिसमेंटल करेंगे, अपना वो जो स्टैंस है इसराइल के ख़िलाफ़ वो ख़त्म करेंगे, अपने एटमी हथियार
कभी भी नहीं बनाएंगे, अपना मिसाइल प्रोग्राम कम्प्लीटली जो है वो रोल बैक कर देंगे। इस तरह करने के बाद आप उसके बाद इजाज़त भी देंगे इसराइल को, अमेरिका को, कि वो जब चाहें ईरान में आके चेक कर सकें कि भाई कोई ऐसा मसला तो नहीं हो रहा, कोई मतलब ईरान कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं बना रहा ऐसी जो हमारे ख़िलाफ़ हो। तो ये सब जो ईरानी हुकूमत है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ये सब करेंगे तो उन्हें अपने मर्गे बर अमेरिका और वो इसराइल वाले मर्ग बर इसराइल वाले नारों से पीछे हटना पड़ेगा, वो रोल बैक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने पूरी आइडियोलॉजी रोल बैक कर दी। तो अगर पूरी आइडियोलॉजी रोल बैक करने का मतलब ये है कि हुकूमत फिर उनकी जवाब को बैठेंगे अपनी सारे नजरिए का हो सकता है। ठीक है। तो अब जो दूसरा ऑप्शन ये है कि अब इसका मतलब है कि वो नहीं करेंगे, ये सरेंडर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये नहीं करेंगे तो फिर वो उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मतलब अमेरिका और इसराइल का तो पूरा ज़हन है कि ये रजीम चेंज होगा, और इसके लिए तैयारियां बरसों से जारी थी। यानी अफगानिस्तान से जो फौज वो निकाल रहे थे वो भी सारी प्लानिंग थी, हमने देखा कि उन्होंने जवाब बनाना। और आप देखें कि उन्होंने तो पाकिस्तान को कैसे इसमें घसीटने की कोशिश की है कि मुसलसल पाकिस्तान के बारे में जो पहले उनके ट्रंप के अच्छे मीठे बयान आ रहे थे सारे कि जी पाकिस्तानी तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और हम उनके साथ तिजारत करेंगे और ये सारा कुछ ये इंडिया पाकिस्तान में भी इस वजह से ही उन्होंने पहले से सोचा हुआ था। जी, ये पहले से सोचा हुआ था। यानी जब वो ये बातें कह रहे थे किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ईरान, चूँकि हमने ईरान पे अटैक करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अपनी साइड के सारे ताकतवर मुल्कों को अपने साथ मिलाया जाए। तो अफगानिस्तान को तो पहले ही वो एक तरह से समझ लें कि तालिबान को वो अपना इत्तेहादी बना चुके हुए हैं और पाकिस्तान की वो खुशामद कर रहे थे, उसको अपनी तरफ घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से समझ लें कि जैसे कहते हैं दाना डाल रहे थे कि भैया आप हमारी तरफ आ जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ अगर ताउन नहीं करते ईरान के साथ ना जाइएगा, ईरान के साथ ना जाएं, कम से कम गैर जानिबदार हैं। और ईरानियों को भी इस बात का पता है, आप देखें उनकी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को तासर दे रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। लेकिन तो अगर वहाँ रजीम चेंज होता है तो पाकिस्तान के हक में तो नहीं होगा। वो इसराइल नवाज अगर वहाँ पर एक हुकूमत आ जाती है, सेटअप आ जाता है, तो हमारे लिए तो पहले ही अफगानिस्तान का मसला बना हुआ है, इधर भारत बना हुआ है, तो ईरान के पहले ही हमारे साथ कोई आइडियल नहीं है ताल्लुकात। लेकिन वो एक बरादर इस्लामी मुल्क हम उसे समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है वहाँ, वो ठीक है, लेकिन अगर इसराइल बैक्ड वहाँ पर गवर्नमेंट आती है तो हमारे लिए एक नया मसला नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल मसला खड़ा होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है उसमें काफ़ी मुस्तकबिल में वैसी ही ट्रबल्स हो सकती हैं जैसे अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि ये जो अफगान तालिबान की एक गवर्नमेंट आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पहली गवर्नमेंट थी उससे भी हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और इनसे हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इससे तो उससे भी बुरे हो गए, इससे भी बुरे, यानी बॉर्डर हमारा उससे ज्यादा इनसिक्योर हो गया। जो जितना पहले था कि अमेरिका वहां पर मौजूद था तो चलो कुछ ना कुछ था, वो अब तो यहाँ कुछ भी होता है तो हमारा तो फिर वही आप बात करें आने वाले वक्त में ये बॉर्डर मजीद इनसिक्योर हो जाएगा, हमारे लिए नई मसाइल चैलेंजेस आ जाएंगे, हो जाएगा इस तरह से कि देखें वो वही बात है कि वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे जो भी वो सेटअप लेकर आए उसके खिलाफ जो भी रेजिस्टेंस हो रही हो उसके लोग वहाँ से भाग के यहाँ पे आके पना लें। ठीक, तो बेसिकली तो वही चीज़ दोबारा। आखिर में मुझे बताएं कि रूस का बड़ा इंटरेस्ट रहा ईरान के साथ और चीन का सैकड़ों डॉलर, 425 अरब डॉलर के अगले 25 साल के मंसूबे थे उनके, जिस तरह का सी पैक है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो चीन और रूस तो भाई देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे। ये बताएं इसराइल और अमेरिका के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और ईरान के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? ये तो आपने प्रैक्टिकली जो नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है हिस्ट्री देखते हुए, हालात देखते हुए प्रैक्टिकली आपने सारा समझा दिया कि बहुत कम चांस है ईरान के सर्वाइवल, उनके रिजीम के सर्वाइवल का, उनकी हुकूमत के सर्वाइवल का, उनके इस सेटअप के सर्वाइवल का, क्योंकि इस वक्त इसराइल और अमेरिका पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि यहाँ पर इस तरह का वो चेंज इन्फोर्स नहीं कर देते, जिस तरह का उन्होंने बाकी मुल्कों में किया है, इराक में भी किया है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं चलते रहते हैं 10-10 साल। सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में उन्होंने 20 साल लगा दिए, मगर वो मसला ये था कि ग्राउंड ट्रूप्स, तो इस दफा ग्राउंड ट्रूप्स उस तरह लाएंगे नहीं, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे। देखिए जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है ना, बड़े अरसे से वियतनाम के फ़ौरन बाद से ना, वो ये हो गई है कि वो अपने फौजियों को लड़ाता नहीं है, वो सिर्फ उनको बेसिस बना के वहाँ पे छुपा के रखता है ताकि अपनी प्रेजेंस शो करता रहे और उसमें उसको इतनी एरियल सुपीरियरिटी। अफगानिस्तान में वैसे तो उसने यही करने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं, बात बनी उसकी उसके सिर्फ 2000 फौजी तकरीबन मारे गए। उस वियतनाम जैसा नहीं थे, वियतनाम जैसा नहीं था। 20 साल में उसका बहुत ही कम नुकसान हुआ, यानी मिलिट्री जो कैजुअलिटीज की टर्म में ना उसका बहुत कम नुकसान हुआ। वो भी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, डॉलर्स टर्म में। मैं ये समझता हूँ कि वो बेसिकली अब
अब हमें आके ये हम समझ सकते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत गया है। वो ऐसे नहीं गया कि शिकस्त खा के भागा हो। वो उसने एक प्लानिंग की, उसने तो तालिबान यहाँ से निकलते हैं ईरान में आते हैं, आहिस्ता अपनी तरफ जो है वो माइल कर लिया। मतलब उनके साथ उनको कहा कि ठीक है जी, आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं ना, आप गवर्नमेंट ले लें, लेकिन आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे तालिबान अब उनके खिलाफ कोई इतना ना बयानबाजी करते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो वो बेसिकली उसने वहाँ पे एक तरह से अपना इस तरह का होल्ड कर लिया। तो इसके बाद क्योंकि उसने साथ ही हमसाये में दोबारा अमेरिका अगेंस्ट कुछ भी नहीं है इस वक्त अफगान गवर्नमेंट का, अगेंस्ट कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ डॉलर भी रिलीज हो रहे हैं, मामला किस तरह चल रहा है। और उन्होंने चूंकि ईरान में आना था, उसके हमसाये में वापस आना था, ये उनकी प्लानिंग उस वक्त से थी। तो हमें लग रहा था कि वो शिकस्त खा के जा रहा है, लेकिन वो तो इसलिए जा रहा था कि मैं उसी फोर्स को ईरान में वापस डिप्लॉय कर सकूं। मुझे बस वो मुख्तसर बता दें, वर्स्ट केस सिनेरियो अमेरिका इसराइल के लिए क्या हो सकता है और ईरान के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? देखें, जो ईरान के लिए है ना इस वक्त, वो तो अभी वेस्ट केस ही सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये वेस्ट केस सिनेरियो अमेरिका और इसराइल के लिए फ़िलहाल नहीं है। ईरान के लिए है। ईरान के लिए ये है कि वही एक या तो सरेंडर की ऑप्शन है या रजीम चेंज की ऑप्शन है। अब इसमें ईरान कोई एक्स्ट्रा किस्म की रेजिस्टेंस शो कर जाए कि वो इतना लड़ता रहे कि आप मतलब साल तक भी बमबारी कर रहे हैं और फिर भी वो लड़ता जा रहा है, तो ये जो और जो वो कहते हैं कि वो आपने हुर्मुज़ जो है उसको ब्लॉक कर सकता है, वहाँ वो समुद्री कोई बारूद, हाँ बारूदी जिस तरह सुरंगी होते हैं, करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका रजीम ही चेंज हो जाएगा, वहाँ से रजीम ही नहीं रहेगा, उसकी फोर्सेस नहीं रहेंगी, तो आप कैसे करेंगे? और फिर ये है कि फिर आप यूरोप को भी इन्वॉल्व कर लेंगे अगर आप ये रास्ता बंद करेंगे। जो नेवी होती है ना, उसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि उसको आप ना छुपा के नहीं रख सकते। वो जो भी कार्रवाई कर रही होती है वो सामने कर रही होती है, क्योंकि उसकी शिप्स के लिए ख़ास बेसिस होती हैं जहाँ से उन्होंने ऑपरेट करना होता है। तो आप उन बेसिस को तबाह कर दें, वहाँ से आप पूरी उसकी नेवी को ख़त्म कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं। कि इतना भी नहीं कि और अगर वो वक्ती तौर पे कुछ बिछा भी देंगे, कुछ कर भी लेंगे, तो इतना नुकसान अमेरिका वगैरह सह लेंगे। देखिए इसराइल पे मिसाइल गिर रहे हैं ना, तो वो कितनी तबाही हो रही है। तो यहाँ पे शिप्स अगर डूबते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो सारे अमेरिका के ही होंगे या इसराइल के ही होंगे, वो अरबों के होंगे बेसिकली। तो अरब तो पहले ही ईरान से मतलब उनके उसके खिलाफ। ये स्टैन साहब, मुझे जो आपकी सारी बातों से एक चीज़ समझ आ रही है ना, कि आज की दुनिया में आपको आलमी सतह पर तनहा कभी नहीं होना चाहिए। जब आप हो रहे हों तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एलाइज बना लें। अगर इसराइल को भी अमेरिका की ज़रूरत है तो ईरान को भी चाहिए था कि कम से कम इस हद तक लेता कि उतनी तो चले कोई पावर नहीं थी, लेकिन चीन या रूस या जो भी उसके कैंप के थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़कर रहता। पाकिस्तान के साथ भी कोई आइडियल ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे, बिल्कुल, ये किसी भी मुल्क के साथ उसके उस तरह के वो नहीं बन पाए, जिस वजह से भी, क्योंकि उसने इंडिया के साथ भी रखे, उस वजह से हमारे साथ भी कुछ उतना नहीं बन सके। नहीं, किसी के कैंप में उस तरह नहीं वो अपने आप को जोड़ सके। रशिया या चाइना या इनको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते कि आज वो कोई मुल्क तो उनकी मदद को आता, कोई भी नहीं आ रहा इस्लामी मालिक में से, और आएगा भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि ये कंट्री से ज़्यादा ना ब्लॉक्स के साथ आपको जुड़ना चाहिए। आप किसी ताकतवर ब्लॉक का हिस्सा होते तो फिर अब ये ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ अगर वो दोस्ती भी करना चाहते तो आपको पता है उसमें अरब फैक्टर आ जाता है कि और फिर पाकिस्तान ने उनसे गैस पाइपलाइन का मुआहदा करना चाहा तो वो अमेरिका ने बीच में आके रोक दिया उसको। तो वो पॉसिबल नहीं होता कि आप एक ऐसे मुल्क के साथ दोस्ती करें जो कि किसी और ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको इतना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको अपना कोई ना कोई ब्लॉक बना के रखना चाहिए, अपना ब्लॉक बना के रखना चाहिए, और उस ब्लॉक में आपकी काफ़ी पावर हो। यानी ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक में अब सबसे जूनियर मेंबर हों, सबसे वीक मेंबर हों, तो उसमें तो ये इसको अगर ईरान करता तो शायद उसका कुछ बचत हो सकती थी। लेकिन फिलहाल एक हमें जिस तरह हम देख रहे हैं यूक्रेन की, यूरोप की सपोर्ट फुल चल रही है। अमेरिका की अभी उतनी नहीं है जितनी पहले थी, मगर है बिल्कुल यूक्रेन के साथ, रशिया के मुकाबले, और यूरोप तो सारा खड़ा हुआ है ना जी उसके साथ। तो इसी वजह से वो स्टैंड कर गया, वरना तो बात कब की खत्म हो बिल्कुल। और इसमें ये चीज़ है कि जो उसका कह लें कि उसकी जो तन्हाई, ईरान की तन्हाई है जी, उसकी एक वजह ये थी कि इसके जो बाकी कह लें कि चाइना और रूस हैं, ये सुपर पावर उस तरह से अभी नहीं बने, ठीक है। जो सुपर पावर की कमी है ना, वो बड़ी महसूस हो रही है इस वक्त। एक राइवल सुपर पावर की अमेरिका के, जैसे सोवियत यूनियन था तो वो बैलेंस हो जाता था और वो हर मौके पर खड़ा हो जाता था कि यार इस मामले में मैंने मुदाखलत करनी। जैसे 73 में जब अरब हार रहे थे तो रूस ने, सोवियत यूनियन ने धमकी दी थी कि हम यहाँ पे अपनी फ़ौज भेज देंगे। तो उसके बाद वो बेसिकली
काम रुका और फिर मिस्र को अपने कैंप में लाने के लिए अमेरिका ने रूस के कैंप से तोड़ने के लिए उसको फिर इसराइल के साथ उसकी दोस्ती करवाई, कैंप डेविड हुआ, वो सारा उसको उसके इलाके भी वापस मिल गए। इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री, बैलेंसिंग एक्ट थोड़ा सा हो गया, थोड़ा बहुत। तो अब सुपर पावर नहीं है तो अब अमेरिका के लिए फिलहाल ना समझने के चैलेंज उस तरह का नहीं है, फ्री जो है ना वो स्टेज है सारा, वो जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। मुझे उम्मीद है हम सबको बहुत सी चीज़ें अब समझने में आसानी होगी। हिस्ट्री को देखते हुए हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे थे हसनैन साहब, जिस तरह आप देखते हैं और कहते हैं सबसे अच्छा आपने अगर फ्यूचर के बारे में पेशगोई करनी है, प्रिडिक्ट करना है क्या हो सकता है, तो आप तारीख पढ़ लें। तो माशाल्लाह जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों से मिल सका, उनमें हसनैन साहब इज़ द अथॉरिटी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।